अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, उसे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें पहला होता है लैंड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लैंड। ठीक है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन करेंगे या कुछ भी आप उगाएंगे, कुछ भी करेंगे। लैंड, लेबर, लेबर मतलब कैपिटल, सॉरी लेबर मतलब मैन पावर आपकी, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ही तो बिजनेस करेगा ना, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड से क्या मिलता है, ठीक है, इनका सबका एक एक इनकम होती है। इनको सबको कुछ ना कुछ मिलता है इनके कंट्रीब्यूशन के बदले में। ये जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन देते हैं चारों फैक्टर्स, इनको इनके कंट्रीब्यूशन के बदले में कुछ मिलता है। जैसे कि लेबर को क्या मिलता है, सबसे पहले वेज, और इस इनकम को कहते हैं फैक्टर इनकम। इकोनॉमिक टर्म्स में वेज ही लिखते हैं, चाहे सैलरी हो चाहे कुछ भी लिखना हो उसको हम वेज लिखते हैं। ठीक है, तो लेबर को क्या मिलता है, वेज। लैंड पे क्या मिलता है, रेंट। मतलब लैंड पे आप रेंट पे करते हैं ना, पेमेंट है आपकी। लैंड पे होता है रेंट, लेबर को वेज देते हैं। कैपिटल पे क्या होता है, इंटरेस्ट। जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पे इंटरेस्ट भी आता है ना, कमाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर है जो ये सब कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, सो ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इनके साथ, इन चारों के साथ एक एक पेमेंट, एक एक इनकम जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो होता है एक, हम टू सेक्टर मॉडल को लेंगे। टू सेक्टर मॉडल का मतलब क्या है कि हम अज्यूम करेंगे कि इकोनॉमी में सिर्फ ये दो सेक्टर्स हैं। कौन से, एक है फर्म्स यानी जो माल बनाती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करती हैं, और एक है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं, आम लोग हैं। ठीक है, हाउस होल्ड्स। ठीक है, अब इसमें आप देखो, ये जो फर्म्स, हाउस होल्ड्स हैं या फर्म्स हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, सो ये हाउस होल्ड्स यहाँ फर्म्स में काम करते हैं एज अ लेबर। ठीक है, तो ये क्या दे रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना, सर्विस है इनकी, ये फैक्टर है। ठीक है, तो ये फैक्टर सर्विसेज है, ये अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं ना। ठीक है, उसके बदले में फर्म इन्हें क्या करती है, फैक्टर पेमेंट देती है। तो फर्म इनको देती है फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, अब जो फर्म है, फर्म गुड्स भी बनाती है ना, गुड्स और सर्विसेज भी बनाती है फर्म। और फर्म, अब ये जो फैक्टर पेमेंट इनको मिली इन हाउस होल्ड्स को एज अ वेज, ये इनकी इनकम हो गई। अब इनकम कहीं पे खर्च करेंगे। इनकम कहाँ खर्च करेंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, फर्म्स हैं और हाउस होल्ड हैं। फर्म्स जो हैं गुड सर्विसेज बनाती हैं, हाउस होल्ड्स जो है खर्च करते हैं, और हाउस होल्ड्स में से ही लोग यहाँ काम करते हैं। ठीक है, इन्हें इसकी पेमेंट मिलती है हाउस होल्ड्स को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पेमेंट को खर्चा करेंगे गुड सर्विसेज खरीदने के लिए। तो इन्हीं फर्म्स की गुड्स और सर्विसेज ये लोग खरीदते हैं। गुड्स और सर्विसेज ये फर्म बनाती है, तो इसी फर्म की गुड्स और सर्विसेज ये लोग खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है,
तो अब क्या होगा, अब ये जो हाउस होल्ड है ये क्या करेगा, फर्म को क्या देगा इसके बदले में, स्पेंडिंग करेगा, स्पेंडिंग करेगा तभी गुड सर्विसेज मिलेगी। ठीक है, तो इसे यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम स्पेंडिंग। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा इजीली, बहुत इजीली। देखिए ये बन गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड बार बार यही सर्कुलर फ्लो चलता जाएगा। हमने अज्यूम किया है कि कोई इंटरेस्ट, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, कोई और नहीं है बीच में। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड नहीं है, लोगों को यहीं से खरीदना है। ठीक है, और गवर्नमेंट नहीं है तो टैक्स भी नहीं है, कोई टैक्स पे नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। सिर्फ हमने अज्यूम किया है कि इकोनॉमी में, सिंपल इकोनॉमी कहते हैं इसको, जिसमें सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं, एक होता है बनाने वाला गुड सर्विसेज और एक होता है खर्च करने वाला हाउस होल्ड। और उसी हाउस होल्ड में से लोग फर्म्स में काम करते हैं एज अ लेबर, जो वेज मिलती है जिनको, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि यहां से ये फैक्टर सर्विसेज उन्होंने दी, हाउस होल्ड जो है एज अ लेबर यहाँ काम करने आए, फैक्टर सर्विसेज दी, उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म ने उनको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट यानी कि वेज। अब ये वेज से इनकी इनकम हुई, अब इनकम को ये खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, गुड सर्विसेज ही कंज्यूम करेंगे ना, तो गुड सर्विसेज बनाने वाली फर्म ही है, तो इन्हीं से गुड सर्विसेज ये परचेज करेंगे हाउस होल्ड, और उसके बदले में क्या करेंगे, स्पेंडिंग, खर्चा करेंगे। तो मतलब यहाँ से जो फैक्टर पेमेंट रिसीव हुई इनको, ये वही वापस खर्च कर देते हैं फर्म के पास। तो मनी जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो यहाँ इनकी जो इनकम थी अब स्पेंडिंग के रूप में फर्म्स के पास आ गई। ठीक है, तो उनके पास आ गई तो ये अब फर्म की इनकम हो गई। ठीक है, तो मनी यहाँ से निकली, फर्म ने इनको पेमेंट दी, पेमेंट से इनकी इनकम हुई, इनके पास मनी गई, अब यही मनी इन्होंने खर्च की फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज सारी की सारी, तो इनके पास आ गई, तो दोबारा से फैक्टर पेमेंट देंगे, फिर इनके पास मनी, फिर वापस से फर्म के पास। तो ऐसे ही गोल 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 घूमता रहेगा, इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। कहते हैं ना पैसा हाथ बदलता है, तो यही है कि पैसा हाथ बदल रहा है यहाँ पे इकोनॉमी में, इसलिए कहते हैं कि पैसा तो हाथ बदलता है, और सच में बदलता है। यहाँ से आप पेमेंट रिसीव करते हैं, सैलरी लेते हैं, खर्च करते हैं, एंड देन इट गोज ऑन, सो इट बिकम्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, क्या बन जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो हमने समझ लिया कि ये कैसे चलता है। अब इसमें से हमें ये भी बताना है कि नेशनल इनकम को, मेथड जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वो भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब हम एक्सपेंडिचर को, ठीक है, जो जो स्पेंडिंग है, ठीक है, इसका हम एग्रीगेट कर लेते हैं ना टोटल, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये जो फर्म जो इनको पेमेंट देती है हाउस होल्ड को, जब इसका सम टोटल कर लेते हैं तो क्या होता है, फैक्टर पेमेंट का सम टोटल क्या होता है, एग्रीगेट इनकम। इसको लिख लेते हैं एक बार कि जो टोटल ऑफ द स्पेंडिंग है दैट बिकम्स, ये टोटल ऑफ द स्पेंडिंग जो है हाउस होल्ड ने जो स्पेंड किया गुड सर्विसेज खरीदने के लिए, जो टोटल ऑफ द स्पेंडिंग ये बन जाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके, और ये जो सम टोटल ऑफ द फैक्टर पेमेंट्स है जो इनको हाउस होल्ड्स को मिला इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, ये बन जाता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मैंने आपको बताया था सम टोटल होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट इनकम। और जो यहाँ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की फर्म ने, जो इन्होंने खरीदी, ठीक है, जो पूरी की पूरी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो वो उसका सम टोटल क्या बन जाता है, एग्रीगेट वैल्यू। क्या बन जाता है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज, ठीक है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब व्हेन वी मेजर दी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जब हम इसको मेजर करते हैं, जब हम इसके थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया ना एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया गुड सर्विसेज खरीदने के लिए, ठीक है। व्हेन वी टेक द मेजर ऑफ द स्पेंडिंग ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड्स, ठीक है, तो दैट बिकम्स द एक्सपेंडिचर मेथड। जब उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को तो बन जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, वैसे, ठीक है। और जब हम इनकम को यूज करते हैं, व्हेन वी टेक द मेजर ऑफ इनकम मींस व्हेन वी टेक द मेजर ऑफ द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, देन इट बिकम्स क्या, इनकम मेथड, ठीक है, तो बन जाता है इनकम मेथड। एंड व्हेन वी टेक द ऑल द एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एज अ मेजर, तो वो बन जाता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सो इसी से समझ लिया आपने ये सारा, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो आपने समझ लिया, सर्कुलर फ्लो क्या होता है। ये डायग्राम, सर्कुलर फ्लो का ये डायग्राम जो है डेफिनेटली आपको बनाना है एग्जाम में, अगर आपको ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछा जाए, ठीक है। सो आपको ये बनाना है, बनाने से ही examiner will understand that you know the topic and the gist of the topic is known to you, okay, so you don't have to worry about anything after making this। so उसको explain ऐसे ही कर देना और हो जाएगा आपका एग्जाम का अच्छे आंसर दिया जाएगा आपसे। so this is what the are the three methods and the circular flow of income, जिसे हम टू सेक्टर मॉडल कहते हैं, ठीक है। so this is what all। नेक्स्ट मेथड जो आता है वो है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। अब ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू एडेड मेथड, ओके। सो वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू का मतलब आपको पता है, जर्नल मीनिंग क्या होता है वैल्यू का, किसी चीज के अंदर अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, कंट्रीब्यूशन डालना, किसी चीज में वैल्यू ऐड करना, ओके, वैल्यू एडिशन, ठीक है। वैल्यू एडेड का मतलब, वैल्यू एडेड का मतलब है कि वैल्यू एडिशन, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड आपने पढ़ा, जो हमने प्रोडक्ट जैसे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, जैसे एक फर्म है, एक फार्मर समझ लीजिए, मैं फार्मर को फर्म बोलूंगा, ठीक है। जो भी प्रोड्यूसर होगा उसको मैं फर्म की तरह बोलूंगा। जैसे एक फर्म है, ठीक है, फर्म नंबर 1, फार्मर ले लेते हैं उसको, ठीक है। उसने वीट उगाई, ठीक है, वीट की प्रोडक्शन की, ये उसकी एग्रीगेट वैल्यू थी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वीट की, मतलब समझ लेते हैं 100 रुपीज समझ लेते हैं कि 100 रुपीज की उसने वीट उगाई, टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू 100 है, 100 है, ठीक है। अब फर्म नंबर 2 वो है बेकर, ठीक है, बेकरी वाला, उसने फार्मर से वीट खरीद ली, ठीक है, पूरी नहीं खरीदी, उसमें से आधी खरीद ली, 50 रुपीज की बेकर ने खरीद ली, ठीक है। और बेकर ने क्या किया, उस वीट से, ठीक है, 50 रुपीज की वीट से ब्रेड बना दी, ठीक है, ब्रेड, उससे उसने 50 रुपए की वीट लेके 200 रुपए की ब्रेड बना दी, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू एडिशन, इसको कैसे कहेंगे आप, उसने कितनी वैल्यू ऐड कर दी, 150 की, ठीक है। तो जो 150 एक्स्ट्रा
ऐड हो गई ना, देखो वीट अब बन गई ब्रेड, लेकिन 50 रुपए की वीट थी वो बन गई 200 की ब्रेड। तो बेकर ने क्या किया, वैल्यू एडिशन की, कितनी की, 150 की। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 200 प्लस 50 250, नहीं, क्योंकि वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, इसमें 50 तो वीट के हैं, 200 में 50 तो वीट का है, तो इसलिए उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू है बेकर की 200, ठीक है, उसमें से हम वीट को निकालेंगे 50 को और ये लेंगे 150। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये जो 150 आया दैट इज द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेकर। ठीक है, नेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ही है ना, 50 रुपए की वीट को 200 का बना देना जिसमें 150 एडिशन कर देना, वैल्यू एडिशन, नेट कंट्रीब्यूशन है ना। सो नेट कंट्रीब्यूशन बाय अ फर्म इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ, दैट नेट कंट्रीब्यूशन बाय अ फर्म, ठीक है, बाय अ फर्म इज नोन एज वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिड मेथड क्या हुआ, व्हेन वी टेक द वैल्यू, व्हेन वी मेजर द नेट कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, जब हम वैल्यू एडिशंस को मेजर लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है, तो वो बनता है वैल्यू एडिड मेथड। ओके, वो बनता है वैल्यू एडिड मेथड। ओके, यहां पे फार्मर की कितनी कंट्रीब्यूशन है, 100, टोटल 100, क्योंकि उसमें उसने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, उसने वीट उगाई। ठीक है, लेकिन इस 50 रुपीज के अंदर बेकर ने 150 रुपए वैल्यू एडिशन की, क्योंकि इस ब्रेड में सारी की सारी वीट तो नहीं है ना, इसमें मशीनरी भी यूज हुई होगी, यीस्ट भी यूज हुई, उसकी लेबर भी यूज हुई, कई चीजें यूज हुई, तो ये 150 उसका नेट कंट्रीब्यूशन है बेकर का। ठीक है, और फार्मर का नेट कंट्रीब्यूशन तो 100 ही है। ठीक है, उसने वैल्यू एडिड उसकी है, तो नेट कंट्रीब्यूशन बाय फार्मर इज 100, नेट कंट्रीब्यूशन बाय बेकर इज 150। सो दैट, इसकी क्या बनती है डेफिनेशन, दैट नेट कंट्रीब्यूशन बाय अ फर्म इज वैल्यू एडिशन। ओके, नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ फर्म टू ए गुड और सर्विस। ठीक है, किसी गुड और सर्विस में कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन बाय किसी फर्म के द्वारा, उसे कहते हैं हम वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिड मेथड होता है जब हम नेट कंट्रीब्यूशंस की वैल्यूज को मेजर एज अ मेजर लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो वैल्यू एडिड मेथड हो जाता है। जब हम वैल्यू एडिशन को देखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सो दैट बिकम्स वैल्यू एडिड मेथड, ऑब्वियसली इन फिगर्स को देखते हैं हम बस। सो दैट इज वैल्यू एडिशन ऑल अबाउट। ओके, इस वैल्यू एडिड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। जो वैल्यू एडिड मेथड है इसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड हो या वैल्यू एडिड मेथड हो, ये दोनों ही एक हैं। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि प्रोडक्ट मेथड पूछ लिया या वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों ही सेम है, दोनों के मतलब सेम है। अच्छा, मैंने अब आपको एक एग्जाम्पल तो अभी बता दिया, अब आप इसे अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये तो नेट कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसे आप क्या लिखेंगे 200 को, तो जो 200 है, समझ लीजिए जो ये 200 है, ये है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, ये है 200, और ये जो 50 है ये इसका क्या है, इंटरमीडिएट गुड। आपको याद है इंटरमीडिएट गुड वो होती है जो गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म फॉर द अदर, ठीक है, विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर फर्म। सो दिस 50 रुपीज इज, 50 रुपीज की जो वीट है ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड है ना।
ये है इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस 200 माइनस, यहां लिखते हैं माइनस इंटरमीडिएट, इसे इंटरमीडिएट गुड विच इज 50, तो 200 माइनस 50 इज 150, और ये 150 है नेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये 150 क्या है? नेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ गुड्स या फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस माइनस इंटरमीडिएट गुड्स is equal to value added, okay, is equal to value added, ठीक है। सो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस या फाइनल गुड्स एंड सर्विस माइनस वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज इक्वल टू वैल्यू एडेड, ओके। अगर, ठीक है, अगर मैं बोलता कि ये वीट में जो 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ की वीट है, और इसमें फार्मर ने पेस्टिसाइड्स डाले 20 रुपीज़ के, या और कोई कॉस्टिंग खर्ची 20 रुपीज़ की, तो वो क्या होता? 20 रुपीज़ वो इंटरमीडिएट गुड होती। फिर इसकी वीट की वैल्यू क्या आती? वैल्यू एडेड, वो क्या आता? फार्मर का 80 रुपीज़ आता, ठीक है। अभी मैंने तो आपको यहाँ नहीं बताया ना कि इसमें क्या था इंटरमीडिएट गुड, मैंने अभी ये एग्जाम्पल लिया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये 100 रुपीज़ में अगर पेस्टिसाइड 20 रुपीज़ के डलते हैं तो वो क्या है, तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है 100 माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड विच विल बी द 80 वैल्यू एडेड, ओके। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी तो मैंने एग्जाम्पल ये वाला सिर्फ आपको फार्मर और बेकर का बताया, जिसमें 100 रुपीज़ मैंने सेम रखा, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं कहा कि उसके अंदर पीछे क्या डला हुआ है क्या नहीं डला हुआ, वो मैंने पूरा ही आपको कहा कि ये वैल्यू है टोटल, ठीक है। अगर इसमें मैं बोल देता कि पेस्टिसाइड्स भी हैं 100 रुपीज़ में 20 के पेस्टिसाइड्स भी हैं, तो टोटल वैल्यू एडेड फार्मर की क्या होती? 80, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये वाला एग्जांपल लिया है तो इसकी नेट कंट्रीब्यूशन ये है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक फर्म के लिए जो भी वो इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल यूज़ करती है, उसकी वैल्यू जब आप माइनस करते हैं तो आती है आपके पास वैल्यू एडेड। सो इसके ही नीचे आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वैल्यू एडेड आपने समझ लिया, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? अगर हम वैल्यू एडेड के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, अगर हम वैल्यू एडेड में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। कोई पूछ ले कि क्या है तो आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे कि डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ओके। या आप ये भी लिख सकते हैं द अमाउंट बाय विच वैल्यू ऑफ एन एसेट फॉल्स ड्यू टू वियर एंड टियर, या सीधा ये भी लिख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस किया जिससे, ठीक है, तो वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से ही आपने रिप्लेस किया ना, तो इसलिए इसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए ताकि 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी मुश्किल ना हो। डेप्रिसिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ द कैपिटल गुड्स या कैपिटल स्टॉक, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड है
वैल्यू एडिड में जब हम डेप्रिसिएशन को रखते हैं, अब वैल्यू एडिड तो आपने देख लिया कि क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मशीनरी की जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन समझ लीजिए। अब डेप्रिसिएशन अगर मैं समझो बताऊं कि अगर ये 150 है, ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, एक वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 100 है, ठीक है। उसमें से जो 20 है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है, और उसमें से और अलग से मतलब 10 जो है वो डेप्रिसिएशन है। मतलब इसी 100 में इसी 100 के अमाउंट में ये 20 जो है इंटरमीडिएट है और ये जो 10 है ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी है, वो क्या होगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड वैसे वैल्यू एडेड ही होगा एक तरह का, हम इसको लिखते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है तो आप उसे कहेंगे कि वैल्यू एडेड में डेप्रिसिएशन जब इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे वैल्यू हमें पता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की 100, इंटरमीडिएट पता है, मुझे निकालनी है ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो मैं इसमें से 100 में से 20 माइनस करूँगा, 80 वैल्यू एडेड आ गया, ठीक है। मैं इसमें जो 80 में मतलब ये 10 इंक्लूडेड है ना डेप्रिसिएशन, मैं इसको माइनस नहीं करता, इसमें डेप्रिसिएशन में इंक्लूड ही रहने देता हूँ। तो ये क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया। वैल्यू एडेड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब टोटल वैल्यू एडेड, ठीक है। वो चाहे वैल्यू एडेड वही है, सेम ही मतलब है, वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडेड एक ही है। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप हमेशा ही लिखते हैं कि वैल्यू एडेड में हम डेप्रिसिएशन जब इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो ये वैल्यू एडेड क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड एक ही है, मतलब टोटल वैल्यू एडेड या वैल्यू एडेड। लेकिन जब आप इसे एक्सप्लेन करते हैं तो आप लिखते हैं कि वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है इसका? दैट व्हेन दी डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन दी वैल्यू एडेड, मतलब जब हम वैल्यू एडेड में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम लिखेंगे इसको इस तरह से तो प्लस साइन से ही लिखेंगे ना, वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जब वैल्यू एडेड में इंक्लूडेड रहती है तो ये है, मतलब वैल्यू एडेड भी 80 है और ग्रॉस वैल्यू एडेड भी वही है, सेम वैल्यू होती है दोनों की। लेकिन अब जब आती है नेट वैल्यू एडेड की बारी, अब नेट आपको पता है कि नेट जब आता है ना, नेट वर्ड, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं माइनस होगा। जैसे नेट वेट होता है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं और पीछे लिखा होता है नेट वेट, ग्रॉस वेट लिखा होता है 100 ग्राम्स, नेट वेट लिखा होता है 80, मतलब वो 20 ग्राम्स वो उस पैकेज का घटाया होता है, ठीक है। तो ऐसे ही नेट वैल्यू एडेड भी है, नेट का मतलब होता है कुछ ना कुछ माइनस करना। सो अब यहाँ पे नेट वैल्यू एडेड क्या है? पहले तो वैल्यू एडेड निकाल लो, 100 माइनस 20 80, ठीक है। अब नेट निकालना है, मतलब हमें अब डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, वैल्यू एडेड में से माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, तो मतलब कि वैल्यू एडेड है 80 और डेप्रिसिएशन है 10, तो आ गया 70, ठीक है। जब हम वैल्यू एडेड में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं दैट बिकम्स नेट वैल्यू एडेड। जब डेप्रिसिएशन के अंदर से हम वैल्यू एडेड को माइनस नहीं करते, मतलब दूसरे तरीके से कहूँ तो वैल्यू एडेड जब डेप्रिसिएशन जब वैल्यू एडेड में इंक्लूडेड रहती है देन इट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। द वैल्यूज ऑफ ग्रॉस वैल्यू एंड वैल्यू एडेड आर सेम, एंड नेट वैल्यू में जब हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन दैट बिकम्स नेट वैल्यू एडेड। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रॉस एंड नेट वैल्यू एडेड। और ये दोबारा बोल रहा हूं दैट वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड दे आर सेम, ओके। नाउ ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू समझ लिया, अब चलते हैं आगे।